नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विदेश यात्रा पर हैं। अभी फिलहाल रूस में हैं और उसके बाद उनके और भी कार्यक्रम हैं। रूस पहुंचते ही उनका गाजे-बाजे के साथ स्वागत किया गया। कई सारे जो परफॉर्मेंस है वो भी दी गई। वहीं दूसरी ओर भारत में कई सारी घटनाएं हुई, कई सारी चीजें हुई। इस पर पता नहीं मोदी जी की नजर पड़ी या नहीं पड़ी, लेकिन नजर पड़नी चाहिए थी, क्योंकि ये कई जो भी मुद्दे कल हुए वो बेहद महत्वपूर्ण चीजें थी। जैसे कि कल राहुल गांधी कल मणिपुर के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने जो मणिपुर में हिंसा पीड़ित थे उनसे मुलाकात की, राहत कैंप में रह रहे लोगों से भी मुलाकात की, और जो संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी मोदी जी को, वो राहुल गांधी ने की। इसके बाद कल नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई। सीजीआई चंद्रचूड़ ने बेहद सख्त रुख अपनाया। अगर ये पता नहीं मामला ये भी मोदी जी के संज्ञान में आया होगा कि नहीं आया होगा। इसके अलावा हाथरस में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था सत्संग को लेकर, अब इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। और चौथा सबसे गंभीर मामला, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ। 1 महीने में दूसरी बार ये हमला हुआ है कठुआ में, और 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी चिंता जताई है और कहा है कि दोषियों को माफ नहीं करेंगे। इस पर भी पता नहीं पीएम मोदी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, जबकि इस पर लेना चाहिए था। और पिछले कई बार से ऐसा हो रहा है, हम आपको खबरें बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी इस तरह की घटनाएं होती हैं, कोई आतंकी घटना होती है, जवान शहीद हो जाते हैं, किसी भी तरह की घटना होती है, तो पीएम मोदी का उस पर किसी भी तरह का ट्वीट नहीं देखने को मिलता, किसी तरह की संवेदना नहीं देखने को मिलती है, जबकि कई नेताओं द्वारा ये सारे ट्वीट किए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं। इस पर भी है और तमाम खबरें हैं आज जिन पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि अचानक से ये चीजें आखिर क्यों हो रही हैं कि बार बार ये हमले हो रहे हैं। कठुआ में ही महीने भर के अंदर दूसरी बार ये हमला हो रहा है, 5 जवान शहीद हो गए हैं। और आज 9 तारीख है और आज ही के दिन पिछले महीने पीएम मोदी ने अपनी शपथ ली थी, तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे। और जब वो शपथ ले रहे थे उसी समय जम्मू में एक आतंकी हमला हुआ था। और जो है लगातार ये घटनाएं जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि दावा सरकार करती रही है कि ऐसे हमले हम रोक देंगे, तो आखिरकार नाकामयाब क्यों हो रहे हैं? जय संविधान। निधि, वास्तविकता में मुझे लग रहा है कि ये जो सरकार है ये अपनी अकर्मण्यता को पूरी तरह से सिद्ध कर रही है। किसी भी क्षेत्र में ये सफल नहीं है। किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में आप देखिए जिस प्रकार से रुपया कमजोर हो गया है, जिस प्रकार से ऋण बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आप कोई भी सब्जी आज की तारीख में, आप टमाटर ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, कोई भी सब्जी ले लीजिए, वो मध्यम वर्ग के और अल्प मध्यम वर्ग के सीमा के बाहर हो रही है। महंगाई इस तरह से बढ़ रही है। उद्योग धंधों का हाल यह है कि छोटे उद्योग धंधे बिल्कुल बंद हो रहे हैं, सब कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है। ये स्थिति आज तक कभी नहीं रही हिंदुस्तान के अंदर कि रोज एक पुल गिर जाता है। कहीं बिहार में गिर जाता है, कहीं महाराष्ट्र में गिर जाता है, कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर गिर जाता है। इसका मतलब यह है आज जब टेक्नोलॉजी का युग है, आज ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ऐसे चीजें, और चाइना को देखिए, आप अमेरिका को देखिए, जो चीजें जो वो बनाते हैं, जो मुगलों के जमाने की चीजें बनी हुई है नहीं टूट रही हैं, अंग्रेजों के जमाने की चीजें नहीं टूट रही हैं। और पिछले 2-2, 3-3 साल पहले, 6 महीने पहले जिसका उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, वो चीजें टूट रही हैं। आतंकवादी हमलों के बारे में कहा करते थे कि आतंकवादी हमले जो है अब हमारे समय में 10 साल के अंदर नहीं हुए। अगर इन्होंने पुलवामा के अंदर सही से जांच करवा दी होती, अगर पुलवामा के अंदर पता चल गया होता कि मेरे देश के वीर जवानों की शहादत कैसे हुई और आरडीएक्स कैसे आया, शायद ये घटनाएं ना घटती। इनको शायद ये अंदाजा नहीं है कि जो एक गरीब गांव का परिवार अपने बच्चों को सेना में भेजता है, जब उसका शव शहादत के बाद घर के आंगन में आता है तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी, इन लोगों का अंदाजा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जय शाह अब बीसीसीआई से इंटरनेशनल आईसीसी में जाने वाले हैं। माने जय शाह से बढ़िया हिंदुस्तान के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। जिस प्रकार से बच्चों के पूरे भविष्य को इन लोगों ने चौपट कर दिया है,
जो सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा ये बताइए, कोई भी आदमी विश्वास करने के लिए आज के तारीख में हिंदुस्तान में तैयार है क्या? कोई भी आदमी तैयार है क्या कि नीट की परीक्षा का बुरी तरह से लीकेज नहीं हुआ है, पेपर बेचे गए हैं और सीटें बेची गई हैं? क्या कोई है जो इसको विश्वास न करे? वो 2-4-5% ऐसे लोग होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे जिन्होंने पेपर खरीदे हैं या सोर्स लगा के यूजीसी में उन्होंने ये इसमें यूजीसी नेट में या नीट परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। आप देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट आपने बताया कि हाथरस के कांड को देखिए, इस मामले में जब एक गलत प्रोडक्ट बेचने में लोगों को दंड मिल सकता है तो देश को दिग्भ्रमित करने वाले, लेकिन ये राजनीतिक लोग, ये बीजेपी वाले इसलिए नहीं रोकेंगे, ये भी तो लोगों को मदान्ध कर रहे हैं, ये भी तो धार्मिक उन्माद के अंदर लोगों को भर रहे हैं, दूसरे धर्म के प्रति घृणा फैलाकर देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। अरे सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपनी अपनी परंपराएं हैं। अब आप बताइए, अगर अंबेडकराइट जो है निधि, अगर वो भगवान की पूजा नहीं करते, अगर मूर्ति पूजा नहीं करते और मैं मूर्ति पूजा करता हूं, तो मैं अंबेडकराइट से लड़ाई ले लूं, उनसे झगड़ा करूं? अरे उनकी इच्छा है ना करें, मेरी इच्छा है मैं करता हूं। अगर पेरियार को मानने वाले सनातन धर्म को नहीं मानते तो क्या उनसे झगड़ा करूं? मैं हिंदुस्तान के अंदर विघटन पैदा कर दूं? अरे पेरियार को मानने वाले नहीं मानते, ना माने। आर्य समाजी नहीं मानते, वो मूर्ति पूजा नहीं करते, ना करें। मैं सनातनी हूं, मैं करता हूं। तो ये तो वास्तविकता में हिंदुस्तान को तोड़ने के षड्यंत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना के देश को जो एक धरातल दिया है, उस धरातल को नष्ट करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह ये लोग नाकाम। और राहुल गांधी, वास्तविकता में पिछले एक दिन के अंदर जो राहुल गांधी की परफॉर्मेंस है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड फॉर एनी पॉलिटिकल लीडर। इतनी एनर्जी, सुबह 4:30 बजे अगर 5, 5:30 की फ्लाइट लड़का पकड़ता है, कभी हाथरस जाता है, कभी उदय वहां गुजरात जाता है, कभी मणिपुर जाता है, कभी आसाम जाता है, अब वो कभी अब रायबरेली के अंदर इतना है। ये एनर्जी, ऐसी एनर्जी हमें चाहिए, और हमें चाहिए पॉजिटिव एनर्जी जो देश को बांधे, जो देश को जोड़े। हमें ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, ऐसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं चाहिए जो देश को बकरीद और ईद और शमशान और कब्रिस्तान और कपड़े से पहचान लेते हैं, इस प्रकार से तोड़े। तो वास्तविकता में राहुल गांधी आज के तारीख में, मैं अगर उन्हें 9 नंबर दूंगा, 2013 के पहले 100 में से 60 नंबर, 2014 से 17 में अगर दूंगा उनको 65 नंबर, और जब से उन्होंने पदयात्रा की है उन्हें दूंगा अगर 100 में से 90 नंबर, तो पिछले एक महीने में राहुल गांधी को मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने की है, अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस आगे वो जारी रखते हैं, और उनके जो सहयोगी हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, इधर अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो भी अपना सहयोग इसमें करते हैं, तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत इतनी ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि देश के अंदर राहुल गांधी की छवि इतनी तेजी से बदली है। और मोदी जी जो है वो वहां पे जाके पुतिन साहब के साथ चाय पी रहे हैं, उनके घर के अंदर खाना खा रहे हैं, प्राइवेट अपना लंच कर रहे हैं। अरे जब घर में तुम्हारे आग लगी हुई है, जब घर के अंदर तुम्हारे हर जगह परेशानियां हैं, तुम्हें विदेश उसमें जाने की आवश्यकता क्या है? भाई उन्हें तो फायदा है, वो तो अपने अस्त्र शस्त्र तुम्हें भेज देंगे, और वहां जाके विदेश मंत्री को भी अपने साथ नहीं ले जाते, किसी मीटिंग में विदेश मंत्री को भी अपने साथ नहीं रखते, रेलवे मिनिस्टर को नहीं ले जाते जब झंडी हिलानी होती है। अरे बिना विदेश मंत्री के आप जाके वहां पे समझौते कर रहे हैं, और समझौते करने के बाद भी चीन आपके अंदर घुसा चला आ रहा है, पाकिस्तान रोज आतंकी हमले आपके यहाँ कर रहा है, तो ये अस्त्र शस्त्र काहे के लिए खरीद रहे हो? ड्राइंग रूम में सजाने के लिए खरीद रहे हो? किस चीज के लिए ये सब रखे हुए हैं? बिल्कुल सही बात है सर। और पीएम मोदी भले ही विदेश में है, लेकिन देश में कोई आतंकी घटना हो जाए, हमारे जवान शहीद हो जाएं, और पीएम मोदी की तरफ से कोई संवेदना प्रकट ना की जाए, और ये कोई पहली बार नहीं है, पिछले कई बार से हम लोग देख रहे हैं कि पीएम मोदी की तरफ से इन घटनाओं को तो जैसे तवज्जो ही नहीं दी जाती है। क्या इतनी असंवेदनशीलता हमारे प्रधानमंत्री में हो गई है? क्या कभी किसी ने सोचा था? भाई संवेदना तो तब प्रकट करेंगे जब किसी को वेदना होगी। भाई वेदना ही नहीं हो रही है। भाई उन्हें वेदना तब होती है जब अडानी अंबानी जी को कोई परेशानी होती है, तब उन्हें वेदना होती है। जब पूंजीपतियों का कोई नुकसान हो जाता है तब उन्हें वेदना होती है।
भाई आपको महसूस करना पड़ेगा कि देश का गरीब आदमी और मध्यम वर्ग अपने को किस प्रकार से सताया हुआ और कष्ट में झेल, ये राहुल गांधी अप्रिशिएट कर रहे हैं। भाई राहुल गांधी, जैसे बताया कि वहां पे जब महिला अपनी आप बीती बता रही थी, राहुल गांधी की आंखों में आंसू आ गए। भाई ये संवेदना, आप निधि खुद बताइए, हम लोगों को भी अगर इस प्रकार की करुणा से भरी हुई स्थिति को देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। और मोदी जी के लिए तो जो सतपाल मलिक जी ने बताया कि जब उनसे कहा कि किसान मर रहे हैं तो उन्होंने कहा क्या मेरे लिए मर रहे हैं क्या, मतलब संवेदनशीलता। भाई आप संवेदना तो तब प्रकट करेंगे जब आप वेदना महसूस करेंगे। वेदना है ही नहीं, बिल्कुल निर्विकार चेहरा। और एक व्यक्ति ऐसा है जो आज के तारीख में, बल्कि ये विलक्षण व्यक्ति है, आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अकेला आदमी खड़ा हुआ है जो मुझे लगता है कि आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान का जो असली हमारा चरित्र है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसको राहुल गांधी रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। वो जो हम राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी आग में घी डालने जाते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को मणिपुर भी तब याद आता है जब राहुल गांधी वहां पर जाते हैं। मणिपुर की जो तमाम बड़ी-बड़ी घटनाएं आई थी सामने, वो पुरानी घटनाएं थी, लेकिन उनके वीडियो तब वायरल हुए जब लोगों को उसके बारे में पता चला कि वहां पर भी ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब इसमें एक चीज अभी भी राहुल गांधी ने निवेदन किया है प्रधानमंत्री से कि वो आए और देखें कि मणिपुर में क्या कुछ चल रहा है और वहां की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इन सब छोटी-मोटी चीजों में अपना ध्यान देंगे और आएंगे वहां पर मणिपुर में, जो कि इतने सालों से चीजें चल रही हैं? नहीं नहीं, छोटी मोटी चीजें कैसे कही आपने, ये इतनी ज्यादा बड़ी चीज है। आप सोचिए, अब निधि आप अपने घर में रहती हैं, हम मैं अपने घर में रहता हूं, अगर मेरा जी। घर उजड़ जाए और बाढ़ आ जाए या इस प्रकार से कोई मेरे घर को जला दे, आपके घर को जला दे, तो आपको वेदना समझ में आएगी। छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल सर, आसाम लेकिन के अंदर, प्रधानमंत्री जी को ये छोटी-मोटी अगर घटनाएं नहीं लगती तो अभी तक वो मणिपुर में जाकर शांति व्यवस्था स्थापित कर चुके होते। उनके लिए तो बहुत छोटी सी चीज है। अरे उनके बस में हो तब तो वो शांति व्यवस्था स्थापित करें। भाई एक गाना आपने सुना होगा ना, एक पिक्चर था कि जिसने आग लगाई वो कैसे बुझाए। भाई आपने जब देश को, समाज को, और क्रिश्चियन और हिंदू और सिख और हिंदू और मुसलमान और पसमानदा और फलाना, इस प्रकार से देश को बांट दिया है, तो आप आग को रोकेंगे कैसे? देखिए, आग को रोकने का मात्र एक तरीका है, जैसे आग लगे तो उसमें पानी डाला जाए। उसमें जो बेस्ट तरीका है, जो राहुल गांधी ने बताया है, जो महात्मा गांधी ने बताया था, वो केवल मोहब्बत है, वो केवल प्यार है। देखिए, किसी भी घटना का इंटरप्रिटेशन करना निधि बहुत आसान है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव घटनाएं घटी होंगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव घटनाएं घटी होंगी। हमको यह भी पता है कि हमको ऐसी ऐसी मिसाल मिली हैं जहां हिंदू मुसलमान ने एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। बाढ़ में फंस गया एक मुसलमानों का परिवार, पूरे हिंदू परिवार ने उसको बाहर निकाला। ट्रेन दुर्घटना हुई तो मुसलमानों का गांव था आसपास, उन्होंने जाके वहां लोगों को बचाया। और आपको पता ही होगा कि जो उत्तरकाशी के अंदर जो वो हुआ था, सुरंग के अंदर वो हुआ था, तो जो क्या कहते हैं, जो पूरी सुरंग को काट कर जो जिन लोगों ने निकाला था वो मुसलमान थे। भाई अच्छी घटनाएं भी हैं, मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया, हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया है। भाई आप सोचिए मुगल शासन में, लेकिन अब ये मूर्खों को कौन, जो धर्मांध लोग हैं, जिनको धर्म का अंधे हो गए हैं, कोई नहीं समझ में आ रहा है। भाई सारे मंदिर जो बने हैं हिंदुस्तान के अंदर, सब मुगलों के जमाने में बने हैं। अगर अगर मथुरा के अंदर मस्जिद और मंदिर पास पास हैं तो किसकी अनुमति से वहां पास पास बने थे, क्यों बने थे? काशी के अंदर मंदिर और मस्जिद पास पास क्यों बने थे? इसलिए बने थे कि मुगल शासकों ने यह समझ लिया था कि अगर इस देश के अंदर रहना है, इस देश के अंदर चलना है, तो सनातनियों को और हिंदुओं को सम्मान देना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को सम्मान देना पड़ेगा। और मुगल बादशाह भी हमारे साधु संतों के यहाँ जाते थे और उनके यहाँ पंक्ति में, पंगत में बैठते थे और उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते थे। ये हिंदुस्तान की परंपरा। इनको रहीम दास के बारे में तो पता नहीं है, इन्होंने रसखान के बारे में तो उनको पता नहीं है। तो पॉजिटिव चीजों को अगर याद करेंगे तो आपको खुशी होगी, एक देश के अंदर एकता स्थापित होगी। और अगर खराब चीजों को करेंगे, भाई आपने कितनी बार देखा कि सिखों ने अपने गुरुद्वारों के लिए, नमाज के लिए मुसलमानों के लिए खोल दिया।
आपने नहीं देखा कि कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो कांवड़ यात्रा के लिए मुसलमान अपने गांवों के बाहर केले लेकर, फल लेकर, पेय स्थल लेकर, वो भी पैर हमारे जो कांवड़ यात्री होते हैं उनके धोते हैं। तो अच्छी घटनाओं को याद करके आप देश में एकता स्थापित कर सकते हैं और खराब घटनाओं को याद करके विद्रोह पैदा कर सकते हैं। अब्दुल हमीद को भूल जाते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान को भूल जाते हैं, अब्दुल कलाम को भूल जाते हैं, और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को अच्छा मानते हैं क्योंकि वो मतलब एक प्रकार से दिमाग इतना ज्यादा देश का। और मैं तो प्रार्थना करता हूं लोगों से, आपके जितने भी श्रोता और दर्शक हैं, 10-10 लोगों को समझाइए और बताइए इस देश का हित केवल मोहब्बत से है। ये देश आगे बढ़ेगा, ये आगे अगर नेशनल वर्ल्ड लीडर इसको बनना है तो ये धर्मांधता से नहीं बढ़ सकता, ये घृणा से नहीं बढ़ सकता, ये लिंचिंग से नहीं बढ़ सकता, ये आपसी सद्भाव और प्यार से ही बढ़ सकता है, जो गुरु नानक ने भी समझ लिया था, जो महावीर जी ने भी समझ लिया था। जितने भी बड़े बड़े संत और महात्मा हुए हैं उन्होंने कभी जाति और धर्म के आधार पर भेद नहीं किया। ये कैसे आग को बुझाएंगे जब ये लोग चाहते ही नहीं कि आग बुझ जाए। बिल्कुल सही बात है सर। और मैं राहुल गांधी का एक बयान जो है वो सुनवाना चाहूंगी, जब वो मणिपुर गए और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही। It should be stand up. To Churchandpur again. Some improvement in the situation, but I was quite disappointed to see that the situation is still nowhere near what it should be. I visited the camps and heard the people there, heard their pain. I came here to listen to them, to build confidence in them, and as somebody who's in the opposition, to try and apply pressure on the government so that it acts. Here, the need of the hour is peace. Violence is hurting everybody. Thousands of families have been harmed, property has been destroyed, family members have been killed, and I have never seen anywhere in India what is going on here. The state is completely split in two, and it is a tragedy for everybody involved. I want to tell all the people of Manipur, I come here as your brother. I come here as somebody who wants to help you, who wants to work with you to bring back peace in Manipur. फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इंप्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। इससे मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। तो ये सर था राहुल गांधी का बयान। और आज वो रायबरेली पहुंचे हैं और रायबरेली में भी उन्होंने जो शहीद हैं उनकी मां से मुलाकात की। और उनकी जो मां थी, उन्होंने साफ तौर से पर मीडिया से कहा कि मेरा बेटा तो शहीद हो चुका है, लेकिन अब सेना में जो है वो अग्निवीर भर्ती जो है वो हटानी चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इससे युवाओं में काफी ज्यादा वो है कि हम नहीं जाना चाहते सेना में और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी अग्निवीर योजना को लेकर कड़ी निंदा की है। तो यहाँ पर शहीद की मां जो है वो इस तरह की बात कह रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो सरकार आखिर क्यों नहीं समझ पा रही है कि अग्निवीर हटा देना चाहिए। देखिए, वो इसलिए नहीं करना चाह रही है। अग्निवीर योजना केवल इसलिए लाई है कि सरकारी खर्चों में बचत की जा सके। आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा अगर लोगों को सरकारी नौकरी देंगे।
इसीलिए इनके सोशल मीडिया ने ये प्रपंच चलाया हुआ था कि पकौड़ी तलिए और छोटे धंधे कीजिए और ये लोन दे देंगे, वो लोन दे देंगे। अरे भैया, सीधी सी बात यह है कि अगर इतने सारे पद आपने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में खाली रखे हुए हैं, जो देश के अंदर जो मेधावी छात्र हैं बेचारे, जिनके माँ बाप ने उनको पढ़ लिख के आगे बढ़ाया है, वो 15-20 हजार की नौकरी करेंगे क्या? आईआईटीज की ये स्थिति है, वहां बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। और एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, चलिए किसी दिन आपको और किसी कार्यक्रम में बताऊंगा, ये जो 100% प्लेसमेंट का प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज अपना एक आश्वासन देते हैं, ये कितना बड़ा एक स्कैंडल है जिसको पर्दाफाश करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वास्तविकता में ये अग्निवीर योजना को एक भी बुद्धिमान आदमी जो बिल्कुल बिका हुआ नहीं है, जिसने अपनी आत्मा को नहीं बेच दिया है, वो अग्निवीर योजना का समर्थन कर ही नहीं सकता। इनका बस चलता, ये तो पुलिस थाने भी कॉन्ट्रैक्ट पे देने लगेंगे 4-4 साल के। ये तो थाने भी दे देंगे अडानी अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट पे कि आप चलाइए, हमको लीज रेंटल केवल दे दीजिएगा अपने उसके। आप सोचिए, वंदे भारत ट्रेन चला दी साहब, वंदे भारत। अरे वो जो पुरानी ट्रेनें थी वही डिब्बा है, वही रेलवे ट्रैक है, वही सब कुछ है, और किराया दुगना हो गया है। हमारे लोगों को पिछली सरकार में सीनियर सिटीजन डिस्काउंट मिलता था, 12 साल के बच्चों को आधा टिकट लेना पड़ता था, अब उनको भी पूरा टिकट लेना पड़ रहा है। मरे हर जगह लूट है, केवल पूंजीपतियों का आनंद है, बाकी मध्यम वर्ग और लोअर इनकम ग्रुप के लिए बहुत बुरी हालत है। और इन लोगों कैसे क्या इन सोचते हैं, क्या ये करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कैसे इसको सहन करते हैं, उनकी जो संज्ञान शक्ति है वो कैसे खत्म हो गई है, इस पे मुझे आश्चर्य है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और कल ही एक और चीज हुई, नीट पेपर लीक विवाद, क्योंकि इन दोनों देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और कल सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक, री एग्जाम और परीक्षा से जुड़ी अन्य चीजों पर सुनवाई हुई। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने इस पर सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने कई सारे कड़े सवाल किए। और अब इसकी अगली सुनवाई जो है वो 11 जुलाई को होनी है, और 11 जुलाई को सभी को इसमें रिपोर्ट सौंपनी है। कल सीजीआई ने कहा है कि अगर परीक्षा की पवित्रता ही खत्म हो जाती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना ही होगा। तो ये सीधे तौर पर मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि परीक्षा तो रद्द नहीं होगी। क्या लगता है आपको कि 11 जुलाई को जो भी आदेश आएगा वो जो छात्रों के हित में होगा? क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जो भी फैसला लेंगे वो हमें छात्रों को देखकर लेना होगा, क्योंकि उनकी जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। देखिए, वास्तविकता यह है, आप खुद सोचिए निधि, 100 बच्चे कहीं अप्लाई करते हैं और 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो 95 बच्चों के माता पिता और बच्चों को एक ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है कि बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। ठीक है ना, हमेशा से होता आया है। जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो कहता है बेईमानी हो गई, और जिसका सिलेक्शन होता है वो कहता है ईमानदारी हो गई। लेकिन अभी तक इस चीज के उदाहरण नहीं थे, किसके प्रूफ थे। आज तो प्रूफ हर जगह तैर रहे हैं। बिहार के अंदर क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, गुजरात के अंदर क्या हुआ, गोधरा के अंदर क्या हुआ, हरियाणा के अंदर झज्जर में क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान के पूरे हर स्टेट के अंदर से जब ये चीजें आ रही हैं कि बेईमानी हुई, तो आप सोचिए वो बच्चा जो पिछली बार जिसके 650 आए थे और उसको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया था, आज 650 में उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उसको अवसाद होगा कि नहीं होगा। जैसे जस्टिस के बारे में कहा जाता है, न्याय के बारे में कहा जाता है कि न्याय जो है केवल देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महसूस हो कि न्याय हुआ है ये भी आवश्यक है। तो जब नीट परीक्षा में खुलेआम पुलिस जो है लोगों को अरेस्ट कर रही है, कहीं तेजस्वी यादव को आरोपी बना रही है, कहीं राहुल गांधी को आरोपी बना रही है, और जो एनटीए के चेयरमैन है उनका केवल तबादला कर रही है, उनको कोई दंड नहीं दे रही है, जो जोशी जी हैं डायरेक्टर जनरल, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि वो आप ही के समर्थक हैं। तो बेसिकली जब ये भावना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल कर गई है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई एग्जामिनेशन जो है वो ऑनेस्टली होता ही नहीं है, तो बिल्कुल इसको री एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन री एग्जामिनेशन भी ये लोग करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल गैंग बना दिए हैं। इन्होंने केवल आज के तारीख में मेधावी होना आवश्यक नहीं है, अगर इनके लिए मेधावी होने पे इनको सम्मान देना होता तो जेएनयू हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जेएनयू के अंदर क्योंकि गरीब बच्चे पढ़ते हैं,
दलित आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो जेएनयू ना होता तो ना पढ़ पाते, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जामिया में इस्लामिया को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जेएनयू को जो है किस प्रकार से कन्हैया को अपमानित करके और झूठे प्रपंच करके इन्होंने बदनाम किया। अपने देश को, इंस्टीट्यूशन को ये लोग बदनाम करते हैं क्योंकि एक विचारधारा। लेकिन एक बहुत अच्छा है, फ्रांस के अंदर भी जो राइटिस्ट पार्टी है वो हार गई, ब्रिटेन के अंदर भी जो राइटिस्ट पार्टी वो हार गई, ईरान के अंदर भी जो राइटिस्ट पार्टी वो हार गई। तो सेंटर एंड सेंटर टू लेफ्ट पार्टियां हर जगह जीत रही, जो पिछले 10 साल से राइटिस्ट पार्टियां जीत रही थी। तो हम लोगों को लग रहा था कि उन्मादी एक वातावरण पूरे विश्व के अंदर बन गया है। वो यूके, फ्रांस, ईरान के इलेक्शन को देख के लग रहा है कि लोग उन्माद से वापस आ रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग प्रैक्टिकल, और गरीब और मध्यम वर्ग की ओर। जब वरना लेबर पार्टी को इतनी सीटें मिलने की संभावना कोई व्यक्त कर सकता था क्या? हिजाब की अगेंस्ट स्टैंड लेने वाले आदमी को ईरान के अंदर जिता सकता था क्या? इसका मतलब है कि गुड सेंस इज गेटिंग प्रिवेल्ड। सर, आपसे एक सवाल किया गया है कि क्या इसी तरह से सर मंडल कमीशन इशू पर वीपी सिंह गवर्नमेंट गिरा था और ये नीट इशू ही है जो मोदी 3 को ढहा देगी? देखिए, मोदी गवर्नमेंट उस दिन गिरेगी, हम लोग कुछ प्रेडिक्शन करते रहे, जिस दिन महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। बीजेपी ये केवल आज के तारीख में तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू केवल इस चीज का वेट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड क्या निर्णय लेने वाले हैं। और बिहार में नीतीश कुमार की वैसे ही हो जाएगी जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि महाराष्ट्र के अंदर महाअघाड़ी ने क्लीन स्वीप किया है और हरियाणा के अंदर क्लीन स्वीप किया, सरकार उसी दिन गिर जाएगी। और अगर नहीं क्लीन स्वीप किया, अगर छल प्रपंच से किसी तरह जीत गई तो सरकार ये रहेगी। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपको देश के अंदर मोहब्बत चाहिए, अगर देश के अंदर सद्भाव चाहिए, अगर देश के अंदर ऐसा नेता चाहिए कि जब आपके घर में कोई परेशानी हो आपसे आंसू पोंछने आए, तो एक तरह का नेतृत्व स्वीकार कीजिए, और दूसरी तरह का नेतृत्व जब आपके यहां दुख आए तो जाके वो इटली चला जाए, वो ऑस्ट्रिया चला जाए, वो रूस जाके चाय पिए, वैसा नेतृत्व चाहिए। विकल्प आपके सामने है, जनता निर्णय अपने आप खुद ले। बिल्कुल ठीक बात है सर। और एक और बहुत ही अहम सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले की सुनवाई जो है वो सूचीबद्ध कर ली है और तैयार हो गया इस पर सुनवाई करने को। तो 121 लोगों की मौत का मामला जो है वो अब दहलीज पर पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट की। और सीजीआई चंद्रचूड़ जाहिर तौर पर जब उन्होंने बाबा रामदेव को नहीं छोड़ा और किस तरह की तीखी टिप्पणियां की और आखिरकार उनसे माफी तक मंगवाई, उनके कई प्रोडक्ट्स बैन कर दिए गए। और अब आपको लगता है कि इन पाखंडी बाबा को जो बचा रही है मोदी सरकार, वो बचा पाएगी सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने? देखिए, मेरे ख्याल से तो उस पे भी एक मुकदमा कायम होना चाहिए था, उस व्यक्ति पे जिसने कहा था मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं अवतरित हुआ हूं। आप जो है लोगों को धर्मांधता में धकेल रहे हैं। अरे भगवान श्री राम खुद प्रकट नहीं हुए थे, उनका भी जन्म हुआ था मां कौशल्या के गर्भ से। भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ था, सबके माता पिता थे, सब बायोलॉजिकल थे। तो आप ये झूठा प्रपंच और ये जो साधु महात्माओं के प्रभाव क्षेत्र से प्रभावित होके आपने भी कह दिया साहब मैं जो है अवतरित हुआ हूं। अरे अवतरित हुए हो भैया, तो उस हॉस्पिटल से पता चला लो तुम गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ था या तुम कहीं छत पत से टपके थे। भाई ये जो धर्मांधता है, लोगों को 21वीं शताब्दी में लोगों को साइंटिफिक युग की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। ये वो जमाना नहीं है कि साहब वो हंस रोता है तो हंसनी गर्भवती हो जाती है। ये मूर्खता की बातें पुराने जमाने में चलती होंगी, 21वीं शताब्दी है ये। इसमें हमारे बच्चों को सही चीजें सिखाओ। और ये क्या मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं? अरे बायोलॉजिकल नहीं हो तो अभी तक अपनी माँ के जाके फोटो क्यों खिंचाते थे? वो कौन थी? अगर आप बायोलॉजिकल नहीं थे तो वो कौन थी जिनको आपने 4,000 रुपए के लिए बैंक के लाइन में लगाया था? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और पाखंड की तो बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए इस देश में, इस समाज में और लोगों के बीच, क्योंकि इस पाखंड ने कई लोगों की जान ले ली है। और एक बार नहीं, हम कई कई बार देख चुके हैं। ये भगदड़ तो हमने अभी देखी है, लेकिन कई सारी चीजें इस पाखंड के जरिए कई लोगों की जान पहले भी जा चुकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए।
तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। आज क्योंकि मोदी जी विदेश दौरे पर हैं और इधर भारत में काफी घटनाएं हो रही हैं, कई तरह की चीजें हो रही हैं, इस पर हमने आज चर्चा की। कैसे लगी आपको ये चर्चा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।